हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब भी मुझे इस लेक्चर के थ्रू दिख रहा है। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बच्चों को बहुत इशू आता है। और इस बार 25-26 का जो सीबीएसई का एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्लास 12th अकाउंटेंसी में ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन हमारा है किससे बिलोंग करता है? पार्टनरशिप से बिलोंग करता है। और पार्टनरशिप में आपने एक सबसे लास्ट चैप्टर देखा होगा, उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। जब भी अपन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो उसमें एक चीज हमें बड़ी ऐसा बोल सकते हैं डिस्टर्ब करती है, कंफ्यूज करती है। वो चीज का नाम क्या है? पार्टनर्स लोन अकाउंट। कि पार्टनर्स लोन का क्या ट्रीटमेंट होता है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप के ऊपर, वो हमें यहाँ पे क्या करवाना है, डिस्कस करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं वापस वही अपन शुरू से स्टार्ट करते हैं जैसा कि अपन करते हैं और सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं कि पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट क्या होगा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। ठीक है, चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। जब आपने डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप पढ़ा होगा, जब आपने क्या पढ़ा होगा, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप पढ़ा होगा, तो आपने जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ा होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपने जब भी पढ़ा होगा, तो डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के अंदर आपने ऐसा सीखा होगा कि हम एक जब भी इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट जो है हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको अपन कौन सा अकाउंट बोलते हैं, दैट इज नॉन एज रियलाइजेशन अकाउंट। जिसको अपन कौन सा अकाउंट बोलते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट बोलते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पीसीए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंड थर्ड नंबर पे हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं दैट इज नॉन एज कैश एंड बैंक अकाउंट। कैश या फिर बैंक अकाउंट अपन प्रिपेयर करते हैं, जैसी भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होती है वैसा अपन प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद अपन एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं दैट इज नॉन एज पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। जनरली ये अकाउंट आपने सीखा होगा डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पे प्रिपेयर करना। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट क्या होता है, पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो वापस हम स्टार्ट करते हैं। मैं हल्का सा ब्रीफ बताता हूं आपको रियलाइजेशन अकाउंट का, कि रियलाइजेशन अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। हम जब भी बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की तो आपने देखा होगा जब भी हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, 8 मिनट के लिए मैं रियलाइजेशन को यहां पे थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं। जब भी हमें क्या बनाना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, तो आपने ऐसा एक फॉर्मेट देखा होगा, आपने ऐसा एक फॉर्मेट देखा होगा जिसमें आपने डेबिट यहां पे लिखा होगा, क्रेडिट यहां पे लिखा होगा, पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा होगा, अमाउंट यहाँ पे, पर्टिकुलर यहाँ पे और अमाउंट यहाँ पे लिखा होगा। जैसे ही आपके टीचर्स ने आपको सिखाया होगा जब भी डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन आता है तो जितनी भी असेट्स होती है उन सारी असेट्स को अपन कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं जितनी भी असेट्स है। बट उसमें से कुछ असेट्स तो अपन ट्रांसफर नहीं करते, ऐसा अपन ऐसा बोल सकते हैं जितनी भी रियलाइजेबल असेट्स है जिससे कि हमें पैसा मिल सकता है, जैसे अपन यहाँ पे ले सकते हैं प्लांट एंड मशीनरी अपन यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अपन यहां पे ट्रांसफर करते हैं, हम फर्नीचर यहां पे ट्रांसफर करते हैं, हम डेटर यहां पे ट्रांसफर करते हैं, इफ आपके पास पेटेंट है तो पेटेंट को यहां पे ट्रांसफर करते हैं। ऐसे जितनी भी असेट्स है उन सबको हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। बट जितनी भी ऑल असेट्स, बट मैंने आपको बताया एक्सेप्ट कौन कौन सी चीजें यहां पे ट्रांसफर नहीं होती है। कभी भी कैश या बैंक का बैलेंस जो असेट्स में लिखा हुआ है वो कभी भी अपन ट्रांसफर नहीं करेंगे। इफ कोई असेट्स बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है तो उसको अपन बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स। जितनी भी अनरिकॉर्डेड असेट्स है वो भी हम यहां पे कभी भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। उसके अलावा असेट साइड में इफ कोई भी फिस्टिटियस असेट्स अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, फिस्टिटियस असेट्स अवेलेबल है, उसको भी अपन कभी भी ट्रांसफर नहीं करते हैं। इफ इसके साथ में एक होता है कि इफ असेट साइड में बैलेंस शीट की पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, वो भी अपन यहां पे ट्रांसफर नहीं करते हैं। इसके अलावा जितनी भी असेट्स है वो हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे। क्या इंटेंजिबल असेट्स भी ट्रांसफर करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट जितना भी है सब कुछ अपन यहां पे ट्रांसफर करेंगे। क्या हम प्रीपेड एक्सपेंसेस भी ट्रांसफर करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो भी अपन यहां पे क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। बिकॉज हमें डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पे जितने भी अकाउंट होते हैं उन सबको क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है, इसलिए हम सारी एसेट्स तो यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज होती है, जो हमारी सन्ड्री लाइबिलिटीज होती है, सन्ड्री लाइबिलिटीज, उन सारी लाइबिलिटीज को भी अपन कहां पे ट्रांसफर करते हैं, यहां पे ट्रांसफर करते हैं। लाइबिलिटीज में एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सपोज आपके पास क्रेडिटर्स अवेलेबल है, क्रेडिटर्स यहां पे आ जाएगा। बैंक लोन आपकी लाइबिलिटी में लिखा हुआ है तो बैंक लोन को हम यहां पे ट्रांसफर
ट्रांसफर करेंगे। अगर तो बैंक लोन के अलावा तो आउटसाइडर लोन है, आउटसाइडर से फर्म ने लोन लिया हुआ है तो वो लोन अपन यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ है, हमारी लाइबिलिटी में सपोज पार्टनर्स लोन भी लिखा हुआ है, तो पार्टनर्स लोन को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे क्या? तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन होता है नहीं, हम कभी भी पार्टनर लोन को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। जितनी भी असेट्स आएगी, जितनी भी लाइबिलिटी आएगी, बट एक्सेप्ट क्या क्या चीजें हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करते हैं जब इसको क्लोज करते हैं। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है कि पार्टनर का कैपिटल का बैलेंस है वो हम कभी भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। अच्छा, अदर तो क्वेश्चन में रिजर्व्स अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है? जैसे एग्जांपल की बात बताता हूं, जनरल रिजर्व अगर अवेलेबल है तो वो ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद इफ कोई पार्टनर्स का लोन, अगर पार्टनर्स का लोन अवेलेबल है, पार्टनर्स का लोन अवेलेबल है तो पार्टनर्स का लोन भी यहां पे ट्रांसफर नहीं होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि जितनी भी असेट्स है वो सारी ट्रांसफर करिए, जितनी भी लाइबिलिटी ट्रांसफर, मैं आपको बता दूं अदर क्वेश्चन में पीबीडी बना हुआ है तो पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, वो भी यहाँ पे ट्रांसफर होता है। अदर क्वेश्चन में आईएफएफ बना हुआ है तो आईएफएफ, हालांकि रिजर्व जितने भी होते हैं वो हमेशा पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन इफ आपके पास यहाँ पे डेटर अवेलेबल है तो उसका पीबीडी हमेशा यहाँ पे ट्रांसफर होगा। अगर आपके पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है? इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, तो उससे रिलेटेड आईएफएफ जो है वो आपको सन्ड्री लायबिलिटी में यहाँ पे ट्रांसफर करना रहेगा। ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा और आपने ऐसा ट्रांसफर किया भी होगा, ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। तो अब एक प्रॉब्लम आती है, जितनी भी असेट्स है वो सारी ट्रांसफर करिए। एक्चुअल में इन असेट्स तो इसलिए ट्रांसफर नहीं किया बिकॉज इससे कुछ रिकवर नहीं हुआ, फिक्स्ड असेट्स से कुछ रिकवर नहीं होता इसलिए ट्रांसफर नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे जितनी भी असेट्स ट्रांसफर होती है वो कौन सी वैल्यू पे होती है? बुक वैल्यू पे होती है। और यहाँ पे भी जितनी भी असेट्स ट्रांसफर होती है वो कौन सी वैल्यू पे अपन ट्रांसफर करते हैं? बुक वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि यार हमने पार्टनर लोन को ट्रांसफर क्यों नहीं किया? ये बड़ा ही हॉट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है कि डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पे, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पे क्या ऑर्डर होता है पेमेंट करने का, क्या ऑर्डर होता है पेमेंट करने का? तो मैं आपको बता दूं, जब भी डिसोल्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ पेमेंट, क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ पेमेंट बोल सकते हैं, या फिर अपन ऐसा भी बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स, जब भी हमारे पास हम असेट्स को सेल करेंगे और सेल से जितना भी पैसा आएगा क्या वो पहले पार्टनर्स ले सकते हैं क्या? नहीं, सबसे पहले लाइबिलिटीज का पेमेंट होता है और लाइबिलिटी में भी सबसे पहले जो पेमेंट होता है उसको बोलते हैं आउटसाइडर लाइबिलिटी। क्या बोला मैंने यहाँ पे? आउटसाइडर लाइबिलिटी, आउटसाइडर लाइबिलिटी। तो पार्टनर्स लोन जो होता है वो आउटसाइडर लाइबिलिटी का पार्ट नहीं होता है, पार्टनर्स लोन आउटसाइडर लाइबिलिटी का पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं। इफ इसके बाद जितना भी पेमेंट होता है वो पेमेंट किसका होता है? पार्टनर्स लोन का पेमेंट होता है। किसका पेमेंट होता है? पार्टनर्स लोन का पेमेंट होता है। उसके बाद इफ कोई अमाउंट रिमेनिंग रहता है असेट से, इफ असेट से कोई अमाउंट रिमेनिंग रहता है तो अपन किसका पेमेंट करते हैं? पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करते हैं। किसका पेमेंट करते हैं? पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करते हैं। एक काम कर लेता हूं मैं यहाँ से, हम किसका पेमेंट करते हैं? पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट कर लेते हैं। 1 मिनट ना प्लीज ना, इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं। हाँ, इस तरफ किसका पेमेंट करते हैं अपन? पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करते हैं। और पार्टनर्स की कैपिटल के बाद भी कोई पैसा हमारे पास रिमेनिंग रहता है, पार्टनर्स की कैपिटल के बाद भी कोई पैसा हमारे पास रिमेनिंग रहता है तो उसको अपन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है। पार्टनर्स में क्या कर देते हैं अपन? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पार्टनर में अपन क्या कर देते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है। तो पार्टनर लोन का पैसा पहले नहीं दिया जाता है, पहले हमेशा आउटसाइडर लाइबिलिटी पेमेंट किया जाता है। तो होप्स आप तो समझ में आया होगा कि हम पार्टनर लोन तो वहां पे क्यों नोट डाउन नहीं करते। तो आपने ऐसा एक रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा होगा, जितनी भी एसेट्स है उसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उसको अपन यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। और जैसे ही हमने ये ट्रांसफर क्यों किया उसका रीजन है कि हमें सारी एसेट्स और लाइबिलिटी के बैलेंस तो क्या करना होता है? जीरो बनाना होता है, क्लोज करना होता है। ये सब करने के बाद में हमने असेट्स तो सोल्ड किया होगा, असेट्स तो अपन यहाँ पे सोल्ड करेंगे। तो असेट्स तो जब भी अपन यहाँ पे सोल्ड करेंगे, असेट्स तो जब भी अपन यहाँ पे सोल्ड करेंगे, तो असेट्स तो जब भी सोल्ड करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो अपन कैश में, कैश या बैंक व्हाटएवर जो भी है उसमें सेल करेंगे, या वो असेट्स तो कौन लेता है? पार्टनर लेता है। अगर पार्टनर ने बोला, सपोज हमारे पास क्या एक फर्नीचर है, फर्नीचर बेचना था, बट हमारे एक पार्टनर था मिस्टर एक्स, उसने बोला ये फर्नीचर मुझे दे दो, तो अपना क्या जा रहा है? हम किसी आउटसाइडर तो बेचेंगे या पार्टनर तो दे देते हैं, तो पार्टनर की कैपिटल में यहाँ पे क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। ये कौन सा है? असेट से जितना भी पैसा हमें क्या हुआ है? रियलाइज हुआ है। असेट से जितना भी पैसा हमें क्या हुआ है? रियलाइज हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ? असेट्स टेकन बाय पार्टनर। ये कौन सा अमाउंट है? असेट्स। इफ असेट्स टेकन बाय पार्टनर, अदर कोई असेट्स कौन ले लेता है? पार्टनर ले लेता है, तो यहाँ पे आएगा। अब अपन लाइबिलिटी की बात करते हैं। लाइबिलिटी में क्या होता है? सब या तो
हमने लाइबिलिटी का पेमेंट किया होगा तो अपन यहाँ पे क्या लिखा होगा, टू कैश या टू बैंक लिखा होगा, क्या लिखा होगा, टू कैश और टू बैंक, जितनी भी हमने लाइबिलिटी पे करी है, जितनी भी हमने लाइबिलिटी पे करी है। और इफ कोई पार्टनर बोलता है कि लाइबिलिटी मैं पे कर दूंगा, सपोज पार्टनर्स, सपोज हमारी फर्म के पास क्रेडिटर्स है 1 लाख रुपीज के क्रेडिटर्स है, समझ में आया। अब मिस्टर एक्स बोलता है कि ये क्रेडिटर का पेमेंट मैं मेरे पर्सनल फंड से कर दूंगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो फर्म से पैसे नहीं लेता। जब उसका पार्टनर कैपिटल बनेगा तो मान लो उसकी कैपिटल 5 लाख है और उसने 1 लाख का पर्सनल पेमेंट किया, तो वो अपन से जब भी फाइनल पेमेंट लेते जाएगा तो 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख रुपीज लेते जाएगा। ऐसा ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। हालांकि मेरा आज का टॉपिक जो है वो पार्टनर्स लोन अकाउंट है, बट मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ब्रीफ समझा रहा हूं कि मुझे पार्टनर्स लोन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट जो येलो कलर में मैंने लिखा है ये सब तो सारा बुक वैल्यू पे आता है, और नीचे असेट्स तो सेल किया होगा और लाइबिलिटीज का पेमेंट किया होगा। यहाँ पे कुछ अजम्पशन भी चलती है जो सीबीएसई के अंदर सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या अजम्पशन चलती है कि हमारे पास लाइबिलिटी जो होती है वो एक सिंगल लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी के बारे में सपोज आपको जब क्वेश्चन बना हुआ आएगा तो उसमें बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, बट नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये बात नहीं लिखी हुई थी क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया है, तो हमें यह अजम्पशन मानना पड़ता है कि क्रेडिटर को फुल पेमेंट किया है। तो इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट टू लाइबिलिटीज देन इट इज अज्यूम फुल पेमेंट मेड टू सच लाइबिलिटी, जिस उस लाइबिलिटी तो अपन ने फुल पेमेंट किया है। बट इंस्टेड ऑफ दिस इफ असेट्स, तो असेट्स हमारे पास जो होती है वो कितने टाइप की होती है, टू टाइप की असेट्स होती है। कितने टाइप की असेट्स होती है, टू टाइप की असेट्स होती है। टू टाइप की असेट्स कौन कौन सी होती है, टेंजिबल भी होती है और इंटेंजिबल भी होती है। तो इफ टेंजिबल असेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इफ टेंजिबल असेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यह अजम्पशन माना जाता है कि बुक वैल्यू से रिकवर हुआ। सपोज यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है 5 लाख रुपीज का और उससे कितना पैसा रियलाइज हुआ वो क्वेश्चन में अपडेट ही नहीं है हमें, तो हमें यह अजम्पशन मानना पड़ेगा कि उस लैंड एंड बिल्डिंग से हमें कितना पैसा रिकवर हुआ है, 5 लाख रुपीज रिकवर हुआ। मतलब इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रियलाइजेशन फ्रॉम टेंजिबल असेट्स देन इट इज अज्यूम कि बुक वैल्यू रिकवर फ्रॉम सच असेट्स, उस असेट से कौन सी वैल्यू रिकवर हुई है, बुक वैल्यू रिकवर हुई है। बट सेम ऐसे ही इंटेंजिबल असेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, और इफ इंटेंजिबल असेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो यह अजम्पशन माना जाता है कि नथिंग रिकवर फ्रॉम सच असेट्स। इफ पेटेंट यहां पे लिखा हुआ है और पेटेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि पेटेंट से कितना पैसा रियलाइज हुआ है, तो हम ऐसा अजम्पशन मानेंगे कि उस पेटेंट से हमें कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रियलाइजेशन फ्रॉम इंटेंजिबल असेट्स देन इट इज अज्यूम नथिंग इज रिकवर फ्रॉम सच असेट्स। ये हमारे किसके लिए था, सीबीएसई क्लास 12 वाले बच्चों के लिए था। ऐसा ऐसा होता है। उसके बाद इफ आपने कभी भी कैश पेमेंट किया हो एक्सपेंसेस का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ हो तो वो यहां पे आएगा। और इफ सपोज तभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किसने कर दिया हो, पार्टनर्स ने कर दिया हो, तो एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने जितने भी एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने जितने भी एक्सपेंसेस दिए वो सारे यहां पे आ जाएंगे ऐसा। बट पार्टनर लोन कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि वो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी नहीं होता है। यहां पे ओनली कौन सी लाइबिलिटी जाती है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी जाती है। ये मैं बता दूं, मैंने आपको ये रियलाइजेशन जो समझाया है वो केवल ब्रीफ समझाया है, मैंने डिटेल में नहीं समझाया। इफ आपको जानना है कि डिटेल में मैं रियलाइजेशन भी आपको समझाऊं, एक एक क्वेश्चन बनाते मैं आपको समझाऊं, तो आप प्लीज यहां पे कमेंट करना कि हाँ रियलाइजेशन भी पूरा समझो। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, इफ आपके कमेंट आएंगे तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो रियलाइजेशन के ऊपर आएगी। तो अभी अपन यहां पे बात करते हैं, ये हमने जस्ट ब्रीफ में समझा कि कैसा क्या होता है। अब मेरा मेन टॉपिक जो आता है, मेन टॉपिक जो आज था मेरा टॉपिक था, वो टॉपिक क्या था, पार्टनर्स लोन। मेरा आज का जो मेन टॉपिक था वो टॉपिक कौन सा था, पार्टनर्स लोन। अब पार्टनर्स लोन जो होते हैं वो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन कितने टाइप के होते हैं। तो जब आपने डिसोल्यूशन देखा होगा तो उसमें बैलेंस शीट बनी हुई आती है, और इफ बैलेंस शीट बनी हुई आती है तो बैलेंस शीट में दो टाइप के लोन्स आपको मिलेंगे पार्टनर से रिलेटेड। एक आता है जिसको अपन यहाँ पे बोलेंगे लोन बाय पार्टनर, क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, लोन बाय पार्टनर। और एक जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ, लोन बाय पार्टनर का मतलब होता है कि हमारी फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है। हमेशा ध्यान रखना, आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हो। हमेशा अपन को फर्म से मतलब है, पार्टनर की पर्सनल बुक से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमेशा फर्म की बुक से मतलब है। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन बाय पार्टनर मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। इट मींस फर्म की बुक्स में जब भी बैलेंस शीट हमारे पास बनी हुई आएगी तो लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर जो लिखा हुआ होगा वो बैलेंस शीट की कहां पे लिखा हुआ होगा, लायबिलिटी साइड सॉरी
लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ होगा। और लोन टू पार्टनर, अगर फर्म ने लोन दिया है तो लोन टू पार्टनर हमेशा जो लिखा हुआ होगा वो कहां पे लिखा हुआ होगा, असेट साइड में लिखा हुआ होगा। इफ असेट साइड में पार्टनर का लोन लिखा हुआ है तो वो कौन सा है, लोन टू पार्टनर है। इफ लाइबिलिटी साइड में फर्म का लोन लिखा हुआ है तो वो कौन सा है कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, वो क्या डिस्कस करते हैं, लोन बाय पार्टनर का ट्रीटमेंट क्या होता है। लोन बाय पार्टनर का ट्रीटमेंट क्या होता है, मैं अगेन आपको बता दूं, हमने सबसे पहले अपने एक अकाउंट बनाते हैं दैट इज नॉन एज रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे फर्स्ट ये बनाते हैं। सेकंड अपन एक अकाउंट बनाते हैं दैट इज नॉन एज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बाद में आपने नाम सुना होगा, हम एक अकाउंट और प्रिपेयर करते हैं, बैंक या कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद एक अकाउंट अपन और प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स लोन ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि बैंक पहले आएगा पार्टनर लोन्स जमान में आएगा, आप चाहे तो पार्टनर्स लोन्स पहले बना सकते हैं और कैश और बैंक कहां पे बना सकते हैं, बाद में बना सकते हैं। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव वो है पार्टनर्स लोन, और पार्टनर्स लोन में भी मैं आपको सबसे पहले जो टॉपिक क्लियर कर रहा हूं वो कौन सा टॉपिक क्लियर कर रहा हूं, लोन बाय पार्टनर। मैं कौन सा टॉपिक क्लियर, पार्टनर ने लोन दिया है, और पार्टनर ने लोन दिया है तो वो फर्म के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो अपन यहां पे बात करते हैं पार्टनर्स लोन, बड़े ध्यान से समझना, पार्टनर्स लोन। तो पार्टनर्स लोन का आपका हमेशा कौन सा बैलेंस लिखा हुआ आएगा, क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ आएगा। क्रेडिट बैलेंस क्यों होगा, बिकॉज वो हमेशा अपनी क्या होता है, लायबिलिटी होता है। जस्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक क्या नाम है, अपन ऐसा लेते हैं, एक हमारे पास मिस्टर जेड नाम का बंदा है, मिस्टर जेड हमारा पार्टनर है। मिस्टर जेड ने यहां पे लिखा हुआ है, मान लो जेड का लोन, मान लो जेड का लोन लिखा हुआ है, और कितना छोटा सा अमाउंट लेते हैं, 20,000 का लोन है। जेड ने फर्म को लोन दिया है, कितने रुपए का लोन दिया है, कितने रुपए का लोन लिया है, 20,000 का लोन दिया है। अब जेड ने लोन लिया है तो हमारे पास 20,000 का पेमेंट, यहां पे 20,000 का बाय बैलेंस बीडी हो रहा। मैं आपको पहले बता दूं, रियलाइजेशन अकाउंट में अभी तक की हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बोलती है, अभी तक की हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बोलती है, क्या बोलती है कि पार्टनर लोन कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आता है। पार्टनर लोन कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आता। किस सिचुएशन में आता है मैं आपको बताऊंगा, 10 मिनट बाद बताऊंगा, या जब अभी नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन अभी तक की अंडरस्टैंडिंग हमारी ऐसी बोल रही है कि पार्टनर लोन कभी भी कहां पे नहीं आता है, रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर लोन नहीं आता है। जब रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर लोन नहीं आता है तो बाय बैलेंस बीडी 20,000 है, और उसका आपको पेमेंट करना रहेगा। और हम इसकी एंट्रीज की बात करूं, मैं इसकी एंट्री की बात करूं तो पार्टनर लोन का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है बिकॉज हमारी लायबिलिटी है। अब अपन लायबिलिटी पे कर रहे हैं, और लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। जैसे सपोज अपन यहाँ पे मिस्टर जेड लिखा, तो अपन पार्टनर की बजाय यहाँ पे तो वर्ड यूज कर लेते हैं जेड्स लोन अकाउंट। क्या वर्ड यूज कर लेते हैं अपन यहाँ पे, जेड्स लोन अकाउंट, ऐसा एक वर्ड यूज कर लेते हैं। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, जेड्स लोन अकाउंट। क्या एंट्री बन जाएगी हमारी, जेड्स लोन अकाउंट। हमारी एंट्री बन जाएगी जेड्स लोन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट। और हमने जैसे भी पेमेंट किया, सपोज अपने यहाँ पे कैश में पेमेंट किया तो हमने यहाँ पे क्या लिखा होगा, बैंक लिखा होगा। तो सपोज हमने 20,000 का यहाँ पे जेड को पेमेंट कर दिया है लोन का, रियलाइजेशन में तो पेमेंट हुआ ही नहीं होगा, तो पेमेंट तो एटलीस्ट हमें करना ही पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम यहाँ पे क्या नोट डाउन करेंगे, जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। ये मेरा पहला केस है। तो पार्टनर लोन कभी भी हमें प्रिपेयर करना हो और पार्टनर लोन की आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि बैलेंस शीट में जेड का लोन अवेलेबल है और आपको उसकी एंट्री बनानी है, तो आपको उसकी एंट्री कभी भी रियलाइजेशन के थ्रू नहीं बनानी है, उसकी एंट्री हमेशा जेड लोन अकाउंट के थ्रू बनेगी। और एंट्री क्या बन जाएगी, जेड लोन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बन जाएगी, जेड लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये हमारे मैंने आपको अकाउंट भी सिखा दिया और मैंने आपको क्या सिखा दी, एंट्रीज भी सिखा दी। अब प्रॉब्लम ऐसी भी आती है, हमारी फर्म बंद हो रही है। जनरली फर्म, मोस्ट ऑफ केसेस में फर्म कब बंद होती है, फर्म उस समय बंद होती है जब हमारे बिजनेस या तो बिजनेस में फ्यूचर में कोई प्रॉफिट के चांसेस नहीं होते हैं, हम लॉस में चल रहे होते हैं, पार्टनर्स के बीच में मे बी डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाओ कि फर्म तो बंद कर देते हैं, ऐसा कुछ रीजन हुआ होगा। मतलब तुम मिलाते हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस तो हुआ वही है, मतलब पैसा वैसा नहीं होता, अरे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस क्यों बंद करेंगे अपन, सिंपल सी बात है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जेड वाला, जेड का जो लोन है, जेड का लोन है, वो ये जेड मुझे ऐसा बोलते हैं कि यार वैसे तो मैंने फर्म को 20,000 दिया हुआ है, वैसे तो मैंने फर्म को 20,000 दिया हुआ है, बट एक काम करो तो मुझे 15,000 दे दो और हिसाब बराबर कर लो, 15,000 दे दो और क्या कर लो, हिसाब बराबर कर लो। तो सपोज ऐसा हुआ कि अपन यहां पे क्या कर देवे, जेड एग्री टू टेक 15,000 टू टेक 15,000
इन फुल सेटलमेंट, इन ए फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, वो अपने लोन के सेटलमेंट में हमसे कितने रुपए ले रहा है, 15,000 ले रहा है। तो हमें तो अकाउंट बनाना है, तो ये तो श्योर है कि जेड लोन का पेमेंट रियलाइजेशन से नहीं होगा। तो वापस हम यहाँ पे क्या करेंगे, एट जेड का लोन अकाउंट बनाएंगे, और जेड का लोन अकाउंट बनाएंगे, हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस अवेलेबल है, 20,000। अब जेड जो है वो कितने रुपए ले रहा है हमसे, 15,000। तो हमने यहाँ पे क्या किया होगा, जेड तो जो पेमेंट किया होगा वो कितने रुपए किया होगा, 15,000। तो फिर हम सबको पता है डिसोल्यूशन पे सारे अकाउंट क्या होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए, किसी भी अकाउंट का कोई भी बैलेंस नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा ये अकाउंट क्लोज हो गया, कोई भी बैलेंस नहीं है, वैसे इसका भी बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, हमें 5,000 का क्या हो गया, फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, समझ में आया, तो गेन हो गया। तो हमारी फर्म की क्या हो जाती है, बल्ले बल्ले हो जाती है, और जितना भी प्रॉफिट है वो हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, 5,000 रुपीज। तो इस सिचुएशन में अगर आप में से पूछोगे कि मुझे क्या बनानी है, एंट्री बनानी, इस सिचुएशन में आप में से पूछोगे कि मुझे क्या बनानी है, एंट्री बनानी है, तो एंट्री में कैसे प्रिपेयर करूंगा, इसकी एंट्री बन जाएगी जेट्स लोन अकाउंट डेबिट। जेट्स लोन अकाउंट डेबिट तो पूरा 20,000 से करना रहेगा। टू में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, बैंक से अपन ने 15,000 रुपीज दिए, और टू रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि हमने पेमेंट तो इतना ही किया था, तो 5,000 रुपीज कहां पे जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। 5,000 रुपीज कहां पे जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। तो जब अब इस वाली सिचुएशन में, तो मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग बताई, क्या बताई, कि पार्टनर्स लोन कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आता है, लेकिन बट एक सिचुएशन बोलती है हमारी कि पार्टनर्स को इफ आप हायर या लोअर पेमेंट कर रहे हो, आई रिपीट, मैंने क्या बोला वापस से, पार्टनर को हायर या लोअर पेमेंट कर रहे हो, तो जितना भी डिफरेंस होता है वो हमेशा कहां पे आता है, रियलाइजेशन में आता है। तो इट मींस हमने यहां पे पार्टनर को लोअर पेमेंट किया था, हमने यहां पे पार्टनर को क्या किया था, लोअर पेमेंट किया था, और लोअर पेमेंट किया था तो इट मींस हमें 5,000 का फायदा हुआ था। तो एंट्री बनती है जेट्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में बाय जेड लोन नेम से 5,000 रुपीज आएगा। तो मैं बता दूं, वापस रिपीट करता हूं, पार्टनर्स लोन कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आता है, लेकिन इफ पार्टनर को हमने हायर या लोअर पेमेंट किया है, कम या ज्यादा पेमेंट किया है। अच्छा, कम पेमेंट का सिचुएशन तो मैंने आपको बता दिया कि जेड बोलता है अभी हमारी प्रॉब्लम वगैरह चल रही है, हम इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास, एक काम करो हमें 15,000 रुपीज ही दे दो। तो मैंने उनको 15,000 दिया, तो 5,000 तो फायदा हुआ। अब जब भी अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम सारी एसेट्स नोट डाउन करते हैं, हम यहाँ पे सारी लाइबिलिटीज नोट डाउन करते हैं, सारी एसेट्स तो सारी लाइबिलिटी, फिर एसेट्स तो अपन सेल करते हैं, जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि हम सारी एसेट्स लाइबिलिटी सेल करते हैं। तो यहाँ पे अपन एक काम करेंगे, बाय जेट्स लोन भी लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय जेट्स लोन भी लिखेंगे, और कितने रुपए से लिखेंगे अपन, 5,000, क्योंकि हमें प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 5,000 सा हुआ। 11th क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड, इसलिए हमने इसको यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, क्रेडिट साइड में नोट डाउन कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो एक नेक्स्ट केस और लेते हैं। सपोज ऐसा हुआ, ये मेरा केस 1 था जिसमें उसने कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, ये मेरा केस 2 है जिसमें मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन ली है। चलो एक केस और लेते हैं अपन, जिसका नाम है केस 3। हम यहाँ पे बात करते हैं केस 3 की। केस 3 क्या बोलता है, सपोज जेड ऐसा बोल देवे, नहीं मुझे तो मेरा 20,000 पूरा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, प्लस मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन भी चाहिए, क्योंकि हमारी ऐसा हो सकता है कि उनकी पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा हुआ हो कि पार्टनर्स के लोन पे 10% से इंटरेस्ट पेमेंट करना हो, 15% से इंटरेस्ट पेमेंट करना हो, ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। या फिर आपने ऐसा पढ़ा भी होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वाले चैप्टर में, क्या पढ़ा होगा कि इफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो 6% सिंपल इंटरेस्ट से हमें क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो हमारे पास यहाँ पे जेड जो है, हमारे पास यहाँ पे जेड है, तो जेड बोलता है, समझ में आता नहीं आता, या ऐसा बोलता है, अपन ऐसा लिख देते हैं, फर्म पेड जेड्स लोन अमाउंट, जेड्स लोन अमाउंट विथ इंटरेस्ट
विथ इंटरेस्ट। सपोज मैं इंटरेस्ट था सिंपल सा 2000 का 2000 नहीं, मान लो 1200 का अमाउंट ले लेता हूं, 20,000 का 6%, 20,000 का 6% कितना होता है, 20,000 का 6% 1200 होता है। तो मैंने सोचा कि पूरे साल भर का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, तो अपन ऐसा मान लेते थे 1200 का इंटरेस्ट पे करना है। मैं वापस, तो मैंने यही बोला है कि प्रेजेंट सिचुएशन मतलब प्रेजेंट मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस में ऐसा ट्रीट करना कि जेड लोन का पेमेंट कभी भी रियलाइजेशन में नहीं होता है। तो अब यहाँ पे अपन यहाँ पे बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि सबसे पहले अपन यहाँ पे नोट डाउन करेंगे बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है 20,000। अब सामने वाला बंदा जो अपन से डिमांड कर रहा है, सामने वाला जो बंदा अपन से डिमांड कर रहा है टू बैंक में, कितना डिमांड कर रहा है 20,000 को लोन का और 1200 का इंटरेस्ट, और हमें एग्री भी है, देना भी है, तो अपने 21,200 यहाँ पे नोट डाउन किया होगा। मैंने अगेन वापस बोला, डिसोल्यूशन पे किसी भी अकाउंट की क्या नहीं होनी चाहिए, बैलेंस नहीं होनी चाहिए। बैलेंस नहीं होने चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये 1200 रुपीज कहां पर ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। 1200 कहां पर ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। तो वापस जब अपन यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो अपन यहां पे लिखेंगे रियलाइजेशन टू जेट्स लोन। तो यहां पे टू साइड में जेट्स लोन में कितने रुपए आएगा 1200। ये जितना भी मैंने पढ़ाया, तीनों केस मैंने पढ़ाया, तो उसको मैं वापस समअप करता हूं। और समअप क्या है कि पार्टनर्स लोन एक बार तो रियलाइजेशन में नहीं आता है, पार्टनर्स लोन एक बार तो रियलाइजेशन में नहीं आता है, लेकिन इफ पार्टनर को हायर या लोअर पेमेंट करना हो, इफ पार्टनर को हायर या लोअर पेमेंट करना हो, ज्यादा पेमेंट करना हो या कम पेमेंट करना हो, कम पेमेंट करना हो तो प्रॉफिट है और ज्यादा पेमेंट करना हो तो लॉस है। इफ कम पेमेंट करना है अपन को, जो बुक में वैल्यू लिखी हुई उससे कम पेमेंट करना है तो वो प्रॉफिट है। तो जितना भी प्रॉफिट है वो कहां पे आएगा, रियलाइजेशन में बाई साइड में आएगा। बात समझ में क्या बोला। और इफ अपन को हायर पेमेंट करना है तो एक्सेस पेमेंट करना है, तो एक्सेस पेमेंट करना है तो वो हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो वो रियलाइजेशन में कहां पे आएगा, टू साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी कि पार्टनर्स लोन का अपन कैसे पेमेंट करते हैं। पार्टनर्स लोन कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आता, बट इफ आपको हायर या लोअर पेमेंट करना हो, हायर या लोअर पेमेंट करना हो तो पेमेंट तो जितना क्वेश्चन में लिखा हुआ उतना पेमेंट करेंगे अपन। बात समझ में क्या बोला, उतना पेमेंट करेंगे, हायर तो हायर, लोअर तो लोअर। इफ नो इन्फॉर्मेशन है तो जितना फुल पेमेंट लिखा हुआ उतना पेमेंट करेंगे, यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो हमेशा रियलाइजेशन में आएगी, इस बात का प्लीज ध्यान रखना। और जब आपको क्वेश्चन में बाई चांस एंट्री बनाने के लिए आए, अगर फुल पेमेंट करेंगे तो ये वाली एंट्री बन जाएगी, इफ आपने लोअर पेमेंट किया तो ये वाली एंट्री बन जाएगी, इफ आपने हायर पेमेंट किया तो इसकी एंट्रीज में बनाऊं, हायर पेमेंट की मैं एंट्रीज बना देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने एंट्रीज नहीं बनाई हायर पेमेंट की। तो देखो सबसे पहली एंट्री, बैलेंस तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, तो एक एंट्री हमारे पास बन जाएगी, इसमें दो एंट्रीज अपन बनाएंगे। फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और टू में किस नाम से आएगा, जेड लोन। उसके लोन अकाउंट में सबसे पहले अपन 1200 रुपीज इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे। बोले इसमें ट्रांसफर क्यों किए, याद करना रिटायरमेंट वाला चैप्टर, वहां पे पढ़ा था अपन पार्टनर्स लोन के बारे में, या आपने पढ़ा भी होगा पार्टनर्स लोन के बारे में। कभी भी पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनता है तो सबसे पहले इंटरेस्ट उससे लोन अकाउंट में जाता है, उसके बाद उसका पेमेंट होता है। तो मैंने उसका जो है इंटरेस्ट जो है यानी जो भी लॉस हुआ था वो ट्रांसफर किया, और सेकंड एंट्री हमारे पास कौन सी बन जाएगी, जेट्स लोन अकाउंट डेबिट, और टू में कैश या बैंक जहां से भी आपने पेमेंट किया 21,200 का पेमेंट हो जाएगा। होप सो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको हुई होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात करता हूँ, यहाँ पे क्या बात करता हूँ, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं एंट्रीज की बात करूँ, अगर मैं किसकी बात करूँ, एंट्रीज की बात करता हूँ, तो एंट्रीज में सबसे पहले सपोज ऐसा हुआ कि क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है एंट्रीज में कि पार्टनर लोन पेड, पार्टनर का लोन पे किया, और हमारे केस में हमने जेड का लोन पे किया है, तो उसकी एंट्रीज क्या बनेगी, तो अपन सिंपल सी एंट्री बनाएंगे। जेड्स, मैं यहाँ पे जेड का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं यहाँ पे केवल क्या ले रहा हूं, पार्टनर्स लोन लिख रहा हूं। तो अपन यहाँ पे क्या एंट्री बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी आपके क्वेश्चन में हो वहां से आपने पेमेंट किया हो। सपोज आपने क्या किया हो, हायर पेमेंट किया हो। हायर पेमेंट का मतलब होता है हायर अमाउंट पेड, हायर अमाउंट पेड, अब समझ में आया नहीं, पेड, हायर अमाउंट पेड, दैट इज अबाउ बुक वैल्यू, अबाउ बुक वैल्यू। आपने जो बुक में वैल्यू लिखी हुई है उससे एक्सीड आपने पेमेंट कर दिया हो। अगर बुक वैल्यू से एक्सीड आपने पेमेंट कर दिया हो तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, सबसे पहले हमें उसकी वैल्यू बढ़ानी रहेगी, पार्टनर की लोन की वैल्यू बढ़ानी रहेगी। तो पार्टनर का लोन का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर इंक्रीज करना है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स लोन। क्रेडिट को क्रेडिट करने से हमेशा इंक्रीज होता है, और टू में ऊपर नेम क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितना भी यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा, यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जो एक्सेस है, जो जितना एक्सेस है, एक्सेस दैट इज जितना भी डिफरेंस है, जितना डिफरेंस है, डिफरेंस इन अमाउंट पेड एंड बुक वैल्यू, अमाउंट पेड एंड बुक वैल्यू, लॉस उतना ही हुआ है
अमाउंट पेड एंड बुक वैल्यू का डिफरेंस यहाँ पे आएगा और नेक्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, जहाँ पे भी आपने क्या किया हो, पेमेंट किया हो। थर्ड अमाउंट आता है इफ आपने लोअर पेमेंट किया हो, लोअर अमाउंट पेड दैट इज बिलो बुक वैल्यू, दैट इज बिलो बुक वैल्यू, जो आपने बुक वैल्यू लिखी हुई है लोन की उससे बिलो पेमेंट किया हो, तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, उसकी एंट्री बन जाएगी एक मिनट ना प्लीज, उसकी एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। तो ये हर किसी भी सिचुएशन में पार्टनर का लोन अकाउंट को डेबिट ही होगा, बिकॉज हमें उसको यहाँ से क्लियर करवाना है। और 2 में क्या आ जाएगा, बैंक, बट हमने यहाँ पे सपोज 20,000 का अपने 50,000 की पेमेंट किया था, तो 5,000 जो डिफरेंस अमाउंट है वो कौन से अकाउंट में आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में 5,000 आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में 5,000 आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये जो अमाउंट जो लिखा हुआ है वो मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि अमाउंट अपन यहाँ पे केवल एंट्रीज एंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। होप सो आप सबको ये तीनों सिचुएशन जो मैंने पढ़ाई है, एंट्रीज मैंने पढ़ाई है और कहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होता है वो आपको समझ में आया होगा। अब पता है मेरे पास एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन, ये सिचुएशंस तो हमने पढ़ लिए, अब मेरे पास एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन क्या आता है समझना वापस, मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा आता है, एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा आता है कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि हमारे पास एक मिस्टर जेड का लोन है, मिस्टर जेड का हमारे पास क्या है, लोन है, एक मिस्टर जेड का हमारे पास क्या है, लोन है, और वो लोन जो अवेलेबल है, मान लो 20,000, हमने एग्जांपल में 20,000 का लोन लिया है। अब अगर लोन के बदले में सामने वाला कैश लेता है तो अपने एंट्री क्या सीखी थी, लोन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट, और 2 में हमने क्या लिखा था, कैश या बैंक वॉटएवर, और अमाउंट कितने रुपए लिखा था, 20,000। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ आएगा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ आएगा कि पार्टनर ने लोन के बदले में असेट्स ले लिया, पार्टनर ने लोन के बदले में क्या ले लिया, असेट्स। सपोज ये लोन था 20,000 रुपीज का और हमारा एक 20,000 का फर्नीचर भी पड़ा था, तो उस पार्टनर ने मैं बोला मुझे पैसे देने के बजाय क्या दे दो, फर्नीचर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इफ अपन यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पार्टनर टेकन असेट्स, if a partner taken assets in lieu of his loan, उसके लोन के अगेंस्ट में उसने असेट्स ले ली है, तो समझना क्या एंट्री बन जाएगी, जेड्स लोन अकाउंट डेबिट, जेड लोन अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 20,000 से, उसमें नो डाउट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 20,000 से ही क्या हो जाए, डेबिट। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे कैश तो नहीं आएगा, कैश क्यों नहीं आएगा, बिकॉज कैश तो दिया नहीं अपन ने, हमने क्या दिया, फर्नीचर दिया है। तो अभी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे क्या वर्ड यूज होना चाहिए, फर्नीचर। फर्नीचर भी सिंपल सी बात है, जैसे कैश दिया हो तो कैश लिख दिया, तो फर्नीचर लिखा हो तो फर्नीचर लिख दिया। बट मैं आपको बता दूं यहाँ पे फर्नीचर नहीं आएगा। बोले फर्नीचर क्यों नहीं आएगा, बोले इसका क्या रीजन है फर्नीचर नहीं आएगा, क्योंकि मैं बता दूं फर्नीचर को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के उसको क्लोज कर दिया है, फर्नीचर तो है ही नहीं, ऐसा अपन को अजम्पशन मानना है, और नहीं है इट मींस यहाँ पे फर्नीचर के इंस्टीट्यूट पे क्या वर्ड यूज करेंगे, रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या बन जाएगी, जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्या एंट्री बन जाएगी, जेड्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इस सिचुएशन में जब भी अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो पूरा का पूरा जेड लोन 20,000 रुपीज का, पूरा जेड लोन 20,000 का कहां पे आएगा, रियलाइजेशन में। मेरी पहले वाले जो केसेस थे उसमें रियलाइजेशन में केवल डिफरेंस अमाउंट आ रहा था, मेरे जो पहले वाले केसेस थे उसमें रियलाइजेशन में क्या आ रहा था, डिफरेंस अमाउंट आ रहा था। बट अभी इस वाले केस में अदर पार्टनर कोई असेट्स ले लेता है, अदर पार्टनर कोई असेट्स ले लेता है, समझ में आया ना, अदर पार्टनर ने असेट्स ले ली है इन फुल सेटलमेंट ऑफ लोन के सेटलमेंट में, तो पूरा का पूरा लोन अमाउंट यहां पे आएगा। अच्छा अभी इस वाली सिचुएशन में क्या था, फर्नीचर 20,000 का था और लोन अमाउंट भी कितने रुपए का था, 20,000 का था। चलो एक डिफरेंट सिचुएशन अपन और लेते हैं, सपोज मान लो फर्नीचर 12,000 का था, फर्नीचर 12,000 का था और लोन हमारा 20,000 का था। तो हमने क्या किया होगा, जेड्स लोन अकाउंट डेबिट, जेड्स लोन अकाउंट डेबिट कितने रुपए लिखा होगा, 20,000 टू फर्नीचर तो लिख नहीं सकते क्योंकि फर्नीचर ऑलरेडी क्लोज हुआ है, तो टू फर्नीचर की बजाय हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपए, 12,000 का फर्नीचर का। अब मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या बोलता है, फुल सेटलमेंट हुआ या बैलेंस कैश में दिया। इफ बैलेंस कैश में दिया तो यहाँ पे किस नेम से आ जाएगा, टू कैश नाम से 8,000 आ जाएगा। और सपोज ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आता है कि पार्टनर्स एग्री हो जाता है, पार्टनर्स क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है
12,000 की असेट्स लेने में 20,000 की लोन के इंस्टीट पे फुल सेटलमेंट में। इट मींस यहां पे वापस अपनी बल्ले बल्ले हो जाती है कि हमें 8,000 का पैसा नहीं देना है, और 8,000 नहीं देना है तो वो भी कहां पे जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। कितने रुपए, 8,000। इट मींस हमें वापस यहां पे बाय जेड लोन, अल्टीमेटली दोनों में टू रियलाइजेशन है। आप चाहो तो इस वाली सिचुएशन में तो ये वाली एंट्री बना सकते हो, और इस वाली सिचुएशन में ऐसी एंट्री भी बना सकते हो। बाय जेड्स लोन, बाय जेड्स लोन, जेड्स लोन में ब्रैकेट में फर्नीचर लिख देना, 12,000 रुपीज था, और वापस से बाय जेड्स लोन रियलाइजेशन जब बनाओगे तो यहां पे क्या लिख देना, गेन लिख देना। हमें कितने रुपए का गेन हुआ था, 8,000 का। अल्टीमेटली जेड्स लोन नाम से कितने रुपए जाएंगे, 20,000 जाएंगे। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको क्या समझा रहा हूं पार्टनर्स लोन के बदले में। नेक्स्ट, सपोज ऐसा हो जावे कि फर्नीचर जो है वो 22,000 का था और लोन का अमाउंट जो है वो 20,000 का। फर्नीचर का अमाउंट 22,000 का और लोन का अमाउंट 20,000 का, तो ये तो श्योर है कि जेड लोन जो डेबिट हो रहा, जेड लोन कितने रुपए से डेबिट हो रहा, 20,000 से डेबिट हो रहा। जेड लोन में भी प्रॉब्लम ही नहीं है। जब जेड लोन 20,000 से डेबिट होता और हमें ये भी पता है कि फर्नीचर कितने रुपए का था, 22 था, तो इफ हमने यहाँ पे फर्नीचर लिखना चाहिए था, बट फर्नीचर नहीं लिख सकते क्योंकि वो क्लोज हो चुका है, तो हम यहाँ पे रियलाइजेशन में 22 लिखेंगे। तो अब लफड़ा पड़ता है कि पार्टनर ने, हमारा क्वेश्चन क्या था, पार्टनर ने 22,000 का फर्नीचर ले लिया 20,000 के फुल सेटलमेंट में, तो हमें 2,000 का नुकसान हो गया, तो नुकसान डेबिट में जाएगा, रियलाइजेशन में कितने रुपए जाएगा, 2,000। कितने रुपए जाएगा, 2,000। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, जेट्स लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब डबल रियलाइजेशन है, तो अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, बाय जेड्स लोन, देखना प्लीज समझना, जेड लोन रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, तो नीचे वाले रियलाइजेशन के बारे में सोचूं तो बाय जेड लोन में 22,000 आएगा, एंड वापस अगेन लॉस भी हुआ तो टू जेड लोन में 2,000 भी आएगा। तो इंस्टेड ऑफ दिस, आप सबने कंपाउंड एंट्री का नेम सुना होगा, आपने किसका नेम सुना होगा, कंपाउंड एंट्री का नेम सुना होगा, तो हम क्या करेंगे, कभी भी डबल रियलाइजेशन नहीं लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस यहाँ से रियलाइजेशन तो यहाँ से हटाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पे जेड लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 20,000 डालते हुए उसको सेट ऑफ कर देंगे। तो इस सिचुएशन में हमारा इफेक्ट क्या आएगा, इस साइड में ये वाली अमाउंट नहीं आएगी, इस साइड में ये वाली अमाउंट नहीं आएगी, और डायरेक्ट हम यहाँ पे कितने रुपए नोट डाउन कर देंगे, 20,000 अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, नोट डाउन कर देंगे। तो मैंने आपको ये वाली सिचुएशन भी बता दी। अदर पार्टनर ने कोई असेट्स ले लिए, अदर पार्टनर ने कोई असेट्स ले लिए, मैंने पहले बताया था कैश में पेमेंट क्या हो, अब इसमें बताया असेट्स में पेमेंट क्या हो। तो मैं यहाँ पे वापस अपनी समरी समझा देता हूँ आपको। जब पार्टनर ने क्या लिया है, यहाँ पे तो हमने समझाया था कैश में पेमेंट क्या हो। इफ पार्टनर टेकन असेट्स, क्या बोला मैंने यहाँ पे, इफ पार्टनर टेकन असेट्स, पार्टनर टेकन असेट्स इन सेटलमेंट ऑफ लोन, इन सेटलमेंट ऑफ लोन, समझ में, इन सेटलमेंट ऑफ लोन, लोन के सेटलमेंट में दिया हो, समझ में। तो इस सिचुएशन में मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, जैसे मैं पहले वाला वापस समझाऊं एक बार। तो हर वाली सिचुएशन है, पहले जब भी पार्टनर ने असेट्स लिए तो उस असेट्स वाली सिचुएशन में हमें 20,000 का पेमेंट नहीं करना है, हमें यहाँ पे भी 20,000 का पेमेंट नहीं करना है। हालांकि फर्नीचर 12,000 का ही था, बट हमारा पेमेंट कितना वे हुआ, पेमेंट तो 20,000 वे हुआ ना, तो यहाँ पे भी 20 का पेमेंट नहीं करना और यहाँ पे भी 20 का पेमेंट नहीं करना है। तो जितना लोन का पेमेंट नहीं करना, जितना भी लोन का पेमेंट अदर पार्टनर टू असेट्स ले लेता है, तो स्टेज शॉर्ट ट्रिक है, जितना भी लोन का पेमेंट नहीं करना है, जितना भी किसका पेमेंट नहीं करना है, लोन का पेमेंट नहीं करना, उतना रियलाइजेशन के बाई साइड में लिख दो। तो पहली वाली सिचुएशन में पूरा 20 पेमेंट नहीं करना है, सेकंड वाली सिचुएशन में भी 20 ही पेमेंट नहीं करना, अल्टीमेटली वो 20 ही बन रहा है, अल्टीमेटली वो 20 ही बन रहा है, और लास्ट वाली सिचुएशन में भी 20 पेमेंट नहीं करना है। तो अगर लोन के बदले में, लोन के फुल सेटलमेंट में, लोन के फुल सेटलमेंट में हमारा पेमेंट होता है, तो इसकी सिंपल सी एंट्री बनती है, जेड तो नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे अपनी समरी समझा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री लिख दूंगा, पार्टनर्स लोन, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, और टू में किस नेम से आ जाएगा, रियलाइजेशन, टू में किस नेम से आएगा, रियलाइजेशन नेम से। और इफ कैश में पेमेंट हुआ हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैश, जैसे अपन है ना 12,000 का फर्नीचर दिया और बैलेंस कैश में दिया, तो रियलाइजेशन में 12,000 ही आएगा, और यहाँ पे टू कैश में जितना भी आपने पेमेंट किया वो पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा। और अगर केवल असेट से दी है तो केवल टू रियलाइजेशन नाम से आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो चीजें समझी, अगर पार्टनर लोन का पेमेंट कैश में हुआ हो तो क्या ट्रीटमेंट होता है, और पार्टनर लोन के अगेंस्ट में
पार्टनर लोन के अगेंस्ट में क्या हो जाता है हमारे पास, इफ पार्टनर लोन का पेमेंट कैश में हो तो क्या हुआ वो हमने समझा। और अगर पार्टनर लोन ने असेट्स ले लिए तो जितना भी असेट्स का पेमेंट वेव होता है, मेरी एक लाइन बड़े ध्यान से समझना, जितना भी असेट्स का पैसा मतलब जितना भी लोन का पैसा वेव हुआ, मतलब उस असेट्स तो लेने की वजह से कितना लोन हमें नहीं पे करना है, कितना लोन हमें नहीं पे करना है। इसमें एमसीक्यू भी आया हुआ है और एमसीक्यू भी आता है कि पार्टनर का लोन अवेलेबल था 1 लाख रुपीज का और पार्टनर ने 120 का फर्नीचर ले लिया फुल सेटलमेंट में, पार्टनर ने 120 का, तो 120 का जो फर्नीचर लिया अल्टीमेटली लोन कितना वेव हुआ ही देखो, लोन तो 1 लाख का ही वेव हुआ ना, तो अपन रियलाइजेशन जब भी बनाएंगे तो बाय पार्टनर्स लोन नाम से 1 लाख ही लिखेंगे, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1 लाख रुपीज से हो जाएगा। ये वाला हमने यहाँ पे पढ़ा, तो ये असेट्स वाला कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे समझ लिया कि कैसे असेट्स वाली सिचुएशन में कैश हुआ तो कैश में तो हो ही जाएगा, और असेट्स वाली सिचुएशन भी तीनों मैंने आपको यहाँ पे समझा दे दी। असेट्स ले लिया हो तो क्या एंट्री बनती है और कैश में पेमेंट हुआ हो तो क्या एंट्री बनती है। तो आपको ये समझ में आया, मेरी फर्स्ट लाइन थी जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया था कि पार्टनर्स लोन कभी भी रियलाइजेशन में नहीं आता है, लेकिन अभी मेरी लाइन हल्का सा चेंज हो जाता है आपको समझाने के बाद कि पार्टनर्स लोन हमेशा लोन अकाउंट में ही आता है और कैश अकाउंट के थ्रू पेमेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे पार्टनर्स लोन कहां पे आता है, रियलाइजेशन अकाउंट में अभी आता है। वो सिचुएशन कौन कौन सी है, उसमें फर्स्ट सिचुएशन तो मैंने आपको समझाई थी, कहां समझाई थी, इफ पार्टनर तो हायर या लोअर पेमेंट हो, अगर पार्टनर तो ज्यादा या कम पेमेंट करना हो, कम पेमेंट करना हो तो प्रॉफिट है, डिफरेंस अमाउंट बाई साइड में आ जाएगा रियलाइजेशन के, और ज्यादा पेमेंट करना हो तो लॉस है, तो जितना भी कम है जितना भी ज्यादा पेमेंट किया वो टू साइड में आ जाएगा। और एक सिचुएशन मैंने और बताई है कि पार्टनर लोन कभी रियलाइजेशन में आता है क्या, हाँ, अगर पार्टनर ने लोन के बदले में असेट्स ले लिए, पार्टनर ने लोन के बदले में असेट्स ले लिए, तो जितने रुपए लोन के बदले में लिए, सपोज 1 लाख के बदले में 1 लाख की असेट्स लिए तो 1 लाख नाम से आएगा, 1 लाख के बदले में फुल सेटलमेंट हुआ 120 की असेट्स लिए तो भी 1 लाख से ही आएगा। जितने रुपए लोन वेव ऑफ हुआ उतने रुपए कहां पे आएगा, रियलाइजेशन में आएगा, जितने रुपए लोन वेव ऑफ हुआ वो कहां पे आएगा, रियलाइजेशन में। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया, हमने ये वाला ये सब चीजें अपन यहाँ पे पढ़ ली है। चलो अपन आगे और बात करते हैं एक छोटे से टॉपिक पे कि हमने ये तो देख लिया कि पार्टनर लोन अकाउंट में कब आता है, पार्टनर लोन सॉरी कैश अकाउंट में कब आता है, दूसरा पार्टनर लोन का पेमेंट रियलाइजेशन के थ्रू कब होता है या रियलाइजेशन में कब लेते हैं। अब एक स्पेशल सिचुएशन है, एक स्पेशल सिचुएशन है, वो स्पेशल केस क्या है बड़े ध्यान से समझना। सपोज ऐसा हुआ, आपने सुना होगा हम पीसीए बनाते हैं, पीसीए में क्या होता है, पार्टनर्स का फाइनल सेटलमेंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल में बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल में एक फाइनल सेटलमेंट होता है, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है। सपोज हमारी जो बैलेंस शीट बनी हुई है, बैलेंस शीट में हमारे पास एक्स्ट्रा लोन अवेलेबल है 1 लाख रुपीज का, एक्स्ट्रा लोन क्या अवेलेबल है, 1 लाख का लोन अवेलेबल है। और सपोज ऐसा एक्स्ट्रा लोन अवेलेबल है, और सपोज ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा डेबिट साइड में 50,000 का कोई अमाउंट आ रहा है और क्रेडिट साइड में 30,000 का कोई अमाउंट आ रहा है। इट मींस हम सबको पता है किसी भी अकाउंट का क्या नहीं होना चाहिए, बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगेन मैं वापस बोलता हूं, तो डिफरेंस आता है उसमें, आपने सुना होगा बाई कैश और टू कैश अपन यहां पे नोट डाउन करते हैं। तो इस वाली सिचुएशन में बाई कैश आ रहा है 20,000 का। अब हम पार्टनर को बोलेंगे कि पहले जो है तुम मुझे 20,000 दो, तुम मुझे 20,000 दो, फर्म बोली थी पार्टनर को कि तुम मुझे 20,000 रुपीज दो, फिर हम आपको लोन का 1 लाख रुपीज देंगे। समझ में? तो पार्टनर क्या बोलेगा, अरे भाई सेटल कर लो ना, हम अकाउंट्स के स्टूडेंट है, क्या हमें सेटल करना नहीं आता है क्या, हम क्या छोटे बच्चे हैं क्या कि पहले तू मुझे दे फिर मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम उससे 1 लाख रुपीज लेना है, हमें उससे पार्टनर हमसे 1 लाख रुपीज मांगता है और हम पार्टनर से 20, मतलब फर्म पार्टनर से 20 मानती है। तो इस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन हम क्या करेंगे, पार्टनर्स लोन जो है 20,000 यहां पे क्लोज कर देंगे। तो जब अपन पार्टनर्स लोन की एंट्री बनाएंगे तो पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स का मतलब हुआ एक्स पार्टनर लोन जो है हमारा, वो था तो 1 लाख रुपीज था, बट उसमें से हमने पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, तो वो 20,000 रुपीज अपन कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, और रिमेनिंग जो आता है वो अपन कैश में या बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। रिमेनिंग जो आता है वो किसमें पेमेंट कर देंगे, कैश और बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। तो ये एक ऐसी सिचुएशंस भी होती है जहां पे पार्टनर लोन जो है वो पार्टनर कैपिटल में भी आता है। जनरली मोस्ट ऑफ सिचुएशन में पार्टनर लोन का पेमेंट हमेशा कैश अकाउंट के थ्रू होता है, बट कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे पार्टनर लोन कुछ या पूरा रियलाइजेशन अकाउंट में भी आ सकता है और
कुछ यहाँ पे स्पेशल केस, ओनली यही एक स्पेशल केस होता है जहाँ पे तो पार्टनर हमसे मानता है, जहाँ पे हम पार्टनर से मानते हैं, तो अपन ऐसे अकाउंट्स वाले स्टूडेंट है, क्या हम उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं? क्या हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं? और वो एडजस्टमेंट वाला पूरा कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, फिर हमारी ये वाली एंट्री बन जाएगी। होप सो आप सबको ये समझ में आया होगा कि कभी कभी पार्टनर लोन जो है पार्टनर कैपिटल में भी ट्रांसफर कर देते हैं। चलो नेक्स्ट अपन वापस यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जब अपन शुरू में पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पार्टनर्स लोन जो होते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा था जो हमारे पार्टनर्स लोन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप में मेरा फर्स्ट टाइप पूरा समझा दिया मैंने, लोन बाय पार्टनर। कि पार्टनर जब भी लोन देता है तो उसका ट्रीटमेंट कब रियलाइजेशन अकाउंट में होता है, कब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होता है, और कब कैश अकाउंट में होता है, लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं। और एक सिचुएशन और है जिसको बोलते हैं लोन टू पार्टनर। लोन टू पार्टनर का मतलब क्या हुआ? लोन टू पार्टनर का मतलब है हमने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, और जब भी हम पार्टनर को लोन देंगे ना तो सामने वाले से क्या ले लेंगे? पैसा। यहाँ पे वो असेट्स है हमारे लिए, जहाँ पे वो हमारे लिए क्या है? असेट्स है, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सपोज मिस्टर ए ने लोन दिया था, मिस्टर ए को फर्म ने लोन दिया था, मिस्टर ए को फर्म ने लोन दिया था, तो अपन टू मिस्टर ए लिखेंगे यहाँ पे, डेबिट बैलेंस होता है ऑलरेडी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनी हुई होगी, और ए का लोन यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ए पार्टनर का लोन यहाँ पे लिखा हुआ होगा, मान लो 20,000 से, तो हमें 20,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, और फिर अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे? कैश और बैंक, कि उनसे हमें क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा। पार्टनर लोन चाहे बैलेंस शीट की डेबिट में हो चाहे बैलेंस शीट की क्रेडिट में हो, मैंने यहाँ पे भी लिखवाया था, डेबिट में हो तो भी रिलेशन में नहीं आता, क्रेडिट में हो तो भी बैलेंस शीट की रिलेशन में नहीं आता, एक बार तो नहीं आता, फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें आ सकता है कि असेट्स वगैरह लिया या हायर लोअर पेमेंट किया। तो अभी अपन यहाँ पे बात करते हैं, तो सिंपल सी ये वाली एंट्री बन जाएगी। फिर आप मुझे बोलोगे चलो ठीक है, कैश की सिंपल सी एंट्री बना दी आपने, और कैश अकाउंट में वो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर असेट्स ले ली हो तो मैं बता दूं, अगर हमने पार्टनर को लोन लिया है और पार्टनर बदले में हमें असेट्स दे रहा है, तो हम उस असेट्स का लेके करेंगे क्या? हमारी फर्म बंद हो रही है, हमारी फर्म बंद हो रही है, तो इस वाली सिचुएशन में ये वाली है एंट्री बनती है। कौन सी एंट्री बनती है? ये वाली एंट्री बनती है। और एक पार्टनर कैपिटल के अकाउंट में भी कभी कभी ट्रांसफर हो सकता है। पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कब हो सकता है वो भी मैं सिखा देता हूं आपको। सपोज इस वाली सिचुएशन में ही सिखाता हूं कि बैलेंस शीट में हमारे पास यहाँ पे क्या अवेलेबल था? ए का लोन अवेलेबल था। सपोज यही अमाउंट 20,000 ले लेता हूँ। अब सपोज यहाँ पे ए पार्टनर नहीं, चलो एक काम करते हैं, जेड को ए बना लेते हैं, जेड को क्या बना लेते हैं? ए बना लेते हैं। अब सपोज ऐसा हुआ कि यहाँ पे मान लो 70,000 आ रहा है और यहाँ पे अमाउंट जो है वो 30,000 आ रहा है। इट मीन्स जेड तो हमें 40,000 का पेमेंट करना है, या ऐसे एक काम करता हूँ, 40 नहीं लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसको 20 ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसको 20,000 इस साइड में आ रहा है और 70 इस साइड में आ रहा है, तो जेड को 50 का पेमेंट करना है, तो मैं जेड को 50 दूंगा। जेड तो बोल सॉरी, हाँ जेड नहीं ए, सॉरी जेड नहीं ए, मैं ए को 50 दूंगा, ए से वापस 20 लूंगा। इससे अच्छा वो क्या 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 सिस्टम निकलेगा? ए हमें क्या बोलेगा कि यार तुम इनसे 20 मानते हो, मैं तुमसे 50 मानता हूं, एक काम करो एडजस्ट कर लो। तो फिर अपन ए का लोन जो है वो 20,000 यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, और बैलेंस जो है 40,000 का अपन उसको पीसीए में कैश में पेमेंट कर देंगे। ऐसी सिचुएशंस है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि पार्टनर लोन का ट्रीटमेंट कौन सा कहाँ पे हुआ। आई होप आपने मुझे देखा, मुझे सुना, मुझे समझा, तो आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ एक बार तो रिकैप करना, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे बोलना, मैं वापस आपको समझाऊंगा, वापस इस पर डिटेल्ड वीडियो। फिर तो अपन यहाँ पे अभी मैंने एक ब्रीफ वीडियो बनाई है, फिर मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। एक बार वापस पीजीआई का पूरा यूट्यूब चैनल पे आपका अगेन वापस स्वागत है कि आपने पूरा सुना देखा। थैंक यू सो मच।